हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मस्त मस्त का ही काम है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोटेशन। क्या नाम है चैप्टर का? रोटेशन। कहेंगे सर रोटेशन क्या होता है? तो रोटेशन जो है वो सर्कुलर मोशन का ही क्या है, एक अपग्रेडेड वर्जन है, उससे ही रिलेटेड है। तो कहोगे सर सर्कुलर मोशन में क्या था और इसमें क्या डिफरेंस है? तो पहले हम दोनों का डिफरेंस समझते हैं, फिर आपको रोटेशनल मोशन समझ में आ जाएगा। उसके बाद से हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये कैसे सर्कुलर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन से डिफरेंट है, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन में क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर के अलोंग क्या करता था, कोई भी मास मूव करता था। अगर ये एक मास है तो ये एक मूव करता था किसी भी सेंटर के अलोंग, और एक फिक्स्ड क्या था, रेडियस था। मतलब क्या समझे कि जो सर्कुलर मोशन था सर, उसके पास एक फिक्स्ड मास था और वो सेंटर के अलोंग क्या करता था, मोशन करता था। और सेंटर क्या था, एक फिक्स्ड रेडियस पे था। क्या समझ में? सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे एक सेंटर के अलोंग और फिक्स्ड डिस्टेंस पे, जिसको क्या बोलते हैं, रेडियस। मास सिंगल भी हो सकता है, देखो मास सिंगल भी हो सकता है और मास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो वो फिक्स्ड रेडियस होगा। जैसे मास m1 यहां हो सकता है, मास m2 यहां हो सकता है, मास m3 यहां हो सकता है, लेकिन इनका जो रेडियस होगा वो हमेशा फिक्स होगा। अगर ये r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, यहां से ये फिक्स होगा। वही बात करते हैं रोटेशन में। रोटेशनल मोशन में, तो रोटेशनल मोशन एक रिजिड बॉडी के लिए आता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, रिजिड बॉडी के लिए आता है। उसमें होता क्या है कि जैसे मालूम मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा हूं किसी भी शेप का, इसमें एक हमने क्या करते हैं, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फिक्स है। इसमें इसमें क्या फिक्स था, सेंटर फिक्स था। इसमें क्या फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। इसमें क्या है कि ये जब यहां से यहां तक इसमें क्या होगा, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ मास यहां होगा, कुछ मास यहां है, कुछ मास यहां, मास मास। तो ये मास क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे मास क्या है, along द रिजिड बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये वाला मास m1 चक्कर लगा रहा है इसका, तो ऐसे लगाएगा। m2 जो लगा रहा है ऐसे लगाएगा, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका रेडियस और भी बड़ा हो जाएगा, इसका रेडियस इससे भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि क्या है कि इसमें जो रेडियस था वो फिक्स था, उसमें रेडियस क्या है, फिक्स नहीं है। क्या फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। इसमें मास कैसा होता है, तो जो मास होता है सर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मास कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और जो मास सारे ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास कैसे मोशन कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन। सारे सर्कुलर मोशन ही कर रहे होंगे। और ये जो मास है, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इनमें क्या डिफरेंट है इसमें और इसमें, इसका रेडियस सबका अलग अलग होगा। इनका रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन क्या सेम होगा, सेम एक चीज होगा कि जितने भी सर्कुलर मोशन है उनका जो फिक्स्ड सेंटर है वो सारे फिक्स सेंटर लाइज करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। क्या लाई करेंगे, ऑल सेंटर लाइज ऑन, सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन लाइज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फिक्स रहेगा। रोटेशनल क्या है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट लेंगे या एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन रेडियस फिक्स होगा। इसमें रेडियस फिक्स नहीं होगा, इसमें क्या फिक्स होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं कि सर ये एक सर्कुलर मोशन ही है
लेकिन ये कैसा है, along एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें क्या होगा, तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्या, और रेडियस जो होगा सबके वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इतना समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। जैसे एक हमने इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया और यहां से इसको हमने पिवोट किया, फिक्स किया एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझना। तो इसमें हर जगह मास होगा, मास यहां भी है, एक मास यहां भी है, मास यहां भी है, मासेस यहां भी है, ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास। लेकिन जब आप देखोगे ये घूमेगा सर्कुलर मोशन में तो इसका रेडियस कुछ और होगा, लेकिन सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होगा। ये घूमेगा तो इसका सेंटर जो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होगा, लेकिन रेडियस इसका अगर r1 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ये अगर घूम रहा है ऐसे तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेम सेंटर लाइज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन और रेडियस कितना हो जाएगा, r3 हो जाएगा। वैसे इनका तो एक प्लेन में दिख रहा है, जैसे सर्कुलर मोशन का जितने भी होते हैं वो एक प्लेन में घूम रहे होते हैं, लेकिन ये प्लेन में नहीं घूम सकते, ये ऐसे भी हो सकते हैं जैसे इसका है, तो इसका सर्कल कुछ सर्कुलर मोशन ऐसे होगा जिसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस मान लो कि r4 हो गया। अब देखो इसका सेंटर और इसका सेंटर कोलिनियर नहीं है, इसका सेंटर और इसका सेंटर कोलिनियर है, बट क्या कॉन्साइड नहीं है, एक ही लाइन पे तो है, कॉन्साइड नहीं है। लेकिन कहां फिक्स कर रहे हैं वो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो समझ में आ गया होगा सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंट है और रोटेशन में क्या डिफरेंट है। तो सर इसके आगे वाला कंसेप्ट क्या होगा, तो अगला कंसेप्ट हम थोड़ा सा मास से रिलेट करके समझेंगे कि जैसे हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें मास था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, एवरी बॉडी वांट्स टू बी रिमेन इन इट्स पोजीशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जैसे स्टेट ऑफ मोशन में, अगर मोशन में होगा तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहना चाहेगा। हम दोनों में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आप समझना। एक तरफ मैं एग्जांपल ले रहा हूं रेक्टिलिनियर मोशन के, और एक तरफ एग्जांपल ले रहा हूं मैं रोटेशन के, बस समझते चलना, इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। रेक्टिलिनियर में हम बात करते थे जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि एवरी बॉडी वांट्स टू बी रिमेन इट्स पोजीशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। ये सिंपल सा करने का मतलब है, इनर्शिया की बात करता था कि एवरी ऑब्जेक्ट हैव देयर इनर्शिया, सभी ऑब्जेक्ट के पास एक इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या होता है, जड़त्व मतलब उसका एक अंदर इंटरनल प्रॉपर्टी होती है अपोज करना, कि हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, अगर हम चल रहे हैं तो चलने दो, रुका हो तो रुकने दो। तो इसमें क्या बोलते थे वो, कि इनर्शिया की बात होती थी। इनर्शिया को हम कैसे रिलेट करते थे, मास से। ये फर्स्ट था कि इनर्शिया को हम किससे रिलेट कर दिए, मास से। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ से निकल के आया था, मोमेंटम का चेंज जो नहीं बात कर रहा हूं मैं, अब डायरेक्ट उसके रिजल्ट पे आता हूं, तो वहां से रिजल्ट निकल के आता था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास क्या है, मास क्या है, इनर्शिया ही है। तो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या निकल के आता था, फोर्स अपॉन मास। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, पढ़े हुए हो आप लोग, लेकिन समझा दे रहा हूं। एक्सेलरेशन होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, कितने तेजी से और कितने धीरे से उसमें चेंज आ रहा है, हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो इट चेंज। तो अगर फोर्स, इसमें समझते हैं, अगर मास ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा होगा यानी कि इनर्शिया ज्यादा होगा, तो चेंज क्या होगा, कम होगा।
मास अगर ज्यादा है तो इनर्शिया क्या होगा, ओ सॉरी, मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और एक्सीलरेशन जो चेंज आएगा वो क्या होगा, कम होगा। वैसी बात करते हैं, यानी कि चलाने के लिए ऐसा समझो कि कोई भारी ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट हेवी ऑब्जेक्ट m1 और एक छोटा ऑब्जेक्ट है m2, दोनों में हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो किसमें जल्दी और ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, तो जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, m1 अगर ज्यादा है तो इसकी इनर्शिया ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इस क्या करेगा, अपोज करेगा, ये ज्यादा अपोज करेगा, कम चेंज लाएगा, तो इसमें चेंजेस कम आएंगे, इसका एक्सीलरेशन जो होगा a1 का वो कम आएगा, a2 का थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब इसी को रिलेट करते हैं कहां, रोटेशन में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनर्शिया है, ये रेक्टिलिनियर मोशन में अपोज करना है, और यहाँ क्या अपोज करेगा, रोटेशन, यहाँ रेक्टिलिनियर में मोशन को अपोज करेगा, यहाँ दूसरा टाइप का मोशन है रोटेशन, उसमें अपोज करेगा, ज्यादा इनर्शिया रहेगा तो ज्यादा अपोज करेगा, उसी इनर्शिया को यहाँ क्या बोल देते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ, यही है इस चैप्टर का कोर, अगर नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कोर है इस चैप्टर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, कैपिटल आई, जितना ज्यादा, इसमें इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था, मास पे, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, तो करेगा ही, मास पे करेगा, लेकिन मास कैसा, तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये रिंग है, तो रिंग पे देखोगे कि सारे मास बराबर दूरी पर है, लेकिन वही डिस्क होता, वही एक डिस्क है, तो डिस्क पे क्या है, यहां मासेज है, फिर ये मासेज है, मास मतलब मास क्या है, अलग अलग दूरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या समझ में आया कि जो इनर्शिया था सर वो बस कुछ नहीं, बस मास पे डिपेंड करता था, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, यहां ऐसा नहीं है, अगर मास ज्यादा है तो ये नहीं बोल सकते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हम आगे देखेंगे कि जो रिंग होता है उसके सारे जो मास होते हैं वो एकदम आउटर पे क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होते हैं, सबसे दूरी पर होते हैं सारे मास। लेकिन वही बात करें डिस्क पे, तो डिस्क में मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का पास भी होगा, और ऐसे ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, एकदम लास्ट तक, बाउंड्री तक, तो उस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे ही सेकेंड लॉ इसमें आता है, तो सेकेंड यहाँ फोर्स है, वहां टॉर्क आ जाता है, कुछ नहीं होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो टॉर्क होता है वो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा। अल्फा मींस अगर ये एक्सीलरेशन था रेक्टिलिनियर मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में जो चेंज लाता है उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो यहां से क्या निकल के आया, अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। बात वही हुआ कि अगर आई कम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का कम है, तो उसमें जो चेंज, एक्सीलरेशन का जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सेम रिलेट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा समझते हैं ना कि एक भारी, जैसे दरवाजा ही है, दरवाजा को समझते हैं, तो दरवाजा का जो हैंडल होता है, एक दरवाजा को समझते हैं हम लोग, मान लो ये दरवाजा है, तो इसका हैंडल यहीं पे क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे सर टॉर्क ज्यादा होता है। मैं बात करूंगा टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क ज्यादा होता है, टॉर्क ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें क्या होगा, चेंज ज्यादा लाना है, तो टॉर्क ज्यादा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ज्यादा डिपेंड ये नहीं करेगा। मतलब अगर यहां रहता, यहां, तो इतने बड़े दरवाजे पे इनको तो रोटेट पूरा करना है, अगर ये रोटेट करेगी तो पूरा करेगी, मतलब ये वाला भी ऑब्जेक्ट यहाँ मास जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी मास जो होगा, उन सबको क्या करना होगा, सर्कुलर मोशन में कराना तो है ही है, तो क्यों ना हम टॉर्क को बढ़ा देते। ये एक चीज समझेंगे हम लोग कि क्यों होता है हैंडल लास्ट में, किसी भी दरवाजे का जो लास्ट में हिंज से बहुत दूरी पे हमेशा होता है दरवाजा, ठीक है। उसके बाद से हमने रेक्टिलिनियर रोटेशन में ये चीज समझा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इंपॉर्टेंट है। तो कहेंगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे करेंगे, तो हम समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कैसे करते हैं। अब बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
हम बात करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है कि सर ये कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सर ये भूत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में मास होता था वैसे ही रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे रोटेशन में रेक्टिलिनियर मोशन में आपका फोर्स होता था वैसे यहाँ टॉर्क हो गया। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में अल्फा होता था, सॉरी एक्सीलरेशन होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं है, समझते हैं क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कोई भी किसी भी शेप का एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो यहां से अगर हम एक एलिमेंटल मास लेते हैं, यहां पे एलिमेंटल मास क्या ले लिया हमने, डीएम ले लिया। अब किस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस। आप ये देखोगे कि मास भी चेंज होगा, यहां कुछ अलग मास होगा, यहां कुछ अलग मास होगा, यहां कुछ अलग मास, इस ऑब्जेक्ट का कुछ अलग मास होगा। तो यानी कि और रेडियस भी आप चेंज देखो, यहां आर है, ये R1 हो सकता है, R2 मतलब R तक फैला हुआ है पूरे। अगर पूरा रेडियस कुछ लेंथ होगा L तक, तो R अलग, हर ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस अलग अलग होगा उस सर्कुलर मोशन। तो ये अगर सर्कुलर मोशन करेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। ठीक है, तो यहां मास क्या लिया हुआ हमने, अगर हमें एलिमेंटल क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, तो क्या हो जाएगा dm r²। ये क्या है, एलिमेंटल हमने क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हो जाएगा, मास लिया और डिस्टेंस कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फिक्स रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने क्या लिया, रेडियस r²। इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा i dm, r क्या है इनका फिक्स है, तो dm मास है, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm r², इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। यही क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल समझते हैं कि हमें रिंग का लेना है, रिंग का समझना। तो मैं एक रिंग बना रहा हूं, तो हम r रेडियस पे जाके एक एलिमेंटल मास लेते हैं dm का। क्या ले लिया, एलिमेंटल मास dm का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। इसमें फिक्स क्या है, फिक्स क्या है, रेडियस। आप देखोगे कि यहां वाला भी रिंग में मास r डिस्टेंस पे है, यहां वाला भी r डिस्टेंस पे, यहां वाला भी r डिस्टेंस पे, यहां वाला भी, तो इसमें क्या फिक्स है, r। बस मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसके बाद रिंग का दिखाऊंगा और बाकी सारे बताऊंगा। तो r², तो इसको हम क्या लेंगे, कांस्टेंट जैसा बिहेव कर रहा है, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm का इंटीग्रेशन कितना होगा, m, तो ये क्या आ जाएगा mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या आ जाएगा, ये रिंग है, हाफ mr²। समझ में आया, हमने क्या किया, एक एलिमेंटल मास लिया, एलिमेंटल मास का mr² करके ये सारी चीजें जब हम डिस्क में करेंगे तो उसमें और भी अच्छे समझ में आ जाता है कि एलिमेंटल मास कैसे लेना है सर, उसका जो मास है वो एरिया वाइज पर यूनिट एरिया मास को कैसे लेंगे, ये सारी चीज हम समझेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें फॉर्मूले और ये सारे चीजों से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत मतलब महत्व देगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसा फाइंड करोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं इस पे कि अगर एक रिंग है, इसका मास m है और रेडियस क्या है, r है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। वही एक डिस्क लेता हूं मैं, एक डिस्क लेता हूं, इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है और रेडियस r है और इसका भी मास m है और ये क्या है, एक डिस्क है।
तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका तो पता है, ऐसे समझते हैं किसका ज्यादा होगा, बस समझते हैं, मुझे वैल्यू नहीं पता करनी, समझते हैं किसका ज्यादा होगा, बस ये समझ जाओगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। आप देखोगे फाइंड करोगे कि जितने भी मास हैं वो सारे मास दूर पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितने दूर पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। कहोगे सर इसमें भी तो आर ही पर है, आर पे बस कुछ है, जैसे आर मान लो अगर 4 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आर इक्वल टू 4 है तो 4 पे कुछ मासेस हैं, बाकी कुछ मास 3 पर है, फिर 2 पर भी है, 1 पर भी है, यानी कि मास क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितना ज्यादा रेडियस हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना दूरी तक मास होगा उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है और इसका मास m है, वही रॉड है, वही रॉड जिसका लेंथ क्या है L है और मास m है। एक बार हमने इसको सेंटर से ऐसे रोटेट कराया जहां से रेडियस क्या हो जाएगा इसका L/2, और एक बार मैंने यहां से, यानी कि रेडियस इसका कितना हो गया L। तो आप ऐसे ही बता सकते हो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। सर इसके मास दूरी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आया? तो बाकी अब जो भी होगा, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके फाइंड करने, डिफरेंट डिफरेंट शेप को कैसे फाइंड करते हैं, इरेगुलर शेप आ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं, हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।